नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका BADS लर्निंग प्रोग्राम में। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुभववाद, है ना। अनुभववाद को हम समझेंगे क्योंकि कल हमने देखा था कि ज्ञान के प्रमुख दो स्रोत हमने जाने थे कि ज्ञानेंद्रियों के साथ के द्वारा अनुभव और तर्क और चिंतन का अनुभव, उनको हम ज्ञान बोलते हैं, है ना। अब इनकी विवेचना के लिए तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। एक बुद्धिवाद था, रेशनलिज्म, अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म, और समीक्षावाद, क्रिटिसिज्म। ठीक है दोस्तों। सो बुद्धिवाद हम फिनिश कर चुके थे। ठीक है, बुद्धिवाद एक शॉर्ट क्विक रिवीजन में बताता हूं कि वो तर्क और चिंतन को महत्वपूर्ण मानता है कि तर्क और चिंतन से प्राप्त ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। ठीक है, और दो विशेषताएं उसने बोली कि सार्वभौमिकता और आवश्यकता। ठीक है, फिर हमने सुकरात और प्लेटो की भी कल वो देखे थे। क्या देखे थे भैया? कथन, है ना, कि सुकरात ने क्या बोला, अवधारणाएं, एक सुकरात की अवधारणा थी और एक हर्बर्ट की अवधारणा थी, है ना। सुकरात, प्लेटो ने ज्ञान को सार्वभौमिक माना था और सुकरात ने बोला था कि संपूर्ण ज्ञान पहले से ही व्यक्ति के अंदर होता है। सुकरात ने तो ये बोला है, हर्बर्ट ने क्या बोला है कि सारा ज्ञान बाहर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करते हैं अनुभववाद की। ठीक है दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अनुभववाद के ऊपर। तो इस सिद्धांत के अनुसार, अनुभववाद के अनुसार क्या कहा गया है? जो बुद्धिवाद था उसने किसको महत्वपूर्ण माना था? तर्क और चिंतन को। ठीक है, अनुभववाद जो मानता है, ये मानता है इंद्रिय जन्य ज्ञान, है ना। लिख दो मैं यहाँ पे, इंद्रिय जन्य ज्ञान। ठीक है, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव को इसने क्या माना? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव को, इंद्रियों से जो प्राप्त होता है अनुभव को, इसने ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना। ठीक है, इससे प्राप्त अनुभव को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना। ठीक है दोस्तों, अब अनुभववाद को ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुभववाद को ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, और ये तर्क और चिंतन को ज्ञान का स्रोत नहीं मानते। यहाँ पे इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जॉन लॉक, है ना। ये क्या कहते हैं ना, ये दार्शनिक हुए हैं, तो इन्होंने बोला कि हमारी बुद्धि और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें पहले से कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। ये जो कहते हैं कि अवधारणा, हाँ, अवधारणा जो थी किसकी? सुकरात की, है ना। सुकरात की अवधारणा को जॉन लॉक नहीं मानते। ठीक है, ये कहते हैं कि अपने अंदर निहित कुछ भी नहीं होता, हमें सब क्या है ना, बाहर से अनुभव करके इंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त करना रहता है। ठीक है दोस्तों, सो अपने पास कुछ नहीं होता। सो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने भी यही बोला कि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही सार्वभौमिक होता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही बोला। अब बात करते हैं, ये तो पता लग गया आपको, ठीक है, कि अनुभववाद किस बेस पे चलता है।
अनुभववाद किस बेस पे चलता है? ठीक है दोस्तों, ये इंद्रियों के बेस पे चलता है ना, कि इंद्रियां जो अनुभव करती हैं वही ज्ञान ये मानता है। अब देखते हैं कुछ विशेषताएं। अनुभववाद की कुछ विशेषताएं। तो पहली विशेषता तो यह है कि दैनिक जीवन में, जैसे कि रोजमर्रा के जीवन में जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, है ना, जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं वह क्या असत्य नहीं है, अयथार्थ नहीं है, वह यथार्थ है ना, सार्वभौमिक है, सत्य है। ठीक है तो दोस्तों, और यही ज्ञान का वास्तविक उदाहरण है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दैनिक जीवन में विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान ही वास्तविक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि ज्ञान का जो मूल है या जो एकमात्र स्रोत है वो क्या है? अनुभव है ना। ज्ञान का इन्होंने बोला एकमात्र स्रोत, है ना, एकमात्र स्रोत अनुभव है। ठीक है, और इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान को इन्होंने क्या बोला? इंद्रियानुभव। ठीक है दोस्तों, अब जाते हैं थर्ड। इन्होंने बोला मन में, जैसे उस बात का खंडन कर रहे हैं ये जो सुकरात ने बोला था, ठीक है, कि मन में कोई जन्मजात, या यूं कह लो कि मन में पहले से ही ज्ञान निहित नहीं होता। मन में पहले से ही या जन्मजात ज्ञान निहित नहीं होता। ठीक है, वह हमें बाहर से इंद्रियों के अनुभव से ही क्या करना होता है? प्राप्त करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। ज्ञान में मन प्रारंभ में सक्रिय नहीं रहता। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि बुद्धिवाद में बोला गया था, है ना, कि हमारी बुद्धि क्रियाशील रहती है। तो इन्होंने बोला कि प्रारंभ में मन क्रियाशील नहीं रहता। प्रारंभ में मन क्रियाशील नहीं रहता। किसके प्रारंभ में? ज्ञान लेते हुए, है ना, ज्ञान को लेते हुए, ज्ञान लेते हुए। ठीक है, प्रारंभ में क्रियाशील नहीं रहता। वह निष्क्रिय रूप में, ऐसे लिख लो, वह निष्क्रिय रूप में संवेदनाओं को, क्या लिख रहा हूं मैं, ग्रहण करता है। ठीक है, वह निष्क्रिय रूप से संवेदनाओं को ग्रहण करता है, करता रहता है, उसके बाद वो अनुभव करता है चीजों को। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने क्या बोला नेक्स्ट में कि ज्ञान में मौलिक तत्व प्रत्यय है, मौलिक तत्व प्रत्यय है जो
अनुभव से, इंद्रियों के द्वारा अनुभव से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 6th पॉइंट है ज्ञान की पद्धति है। पद्धति कैसी है? ज्ञान की पद्धति इनके अनुसार है आगमनात्मक। ठीक है, आगमनात्मक मतलब पहले उदाहरण फिर थ्योरी। पहले उदाहरण है फिर एक्सप्लेनेशन है, ऐसे लिख लो। चीजों का उदाहरण देके पहले और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना रहता है। ठीक है दोस्तों, सो ये है आपका, यहां पे आपका अनुभववाद होता है। फिनिश। मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं आपको सारे। ठीक है दोस्तों, अब एक क्विक क्या देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। किसमें? ताकि आपको याद रहे, बुद्धिवाद में और अनुभववाद। ठीक है, बुद्धिवाद में जो ज्ञान का स्रोत है ना, उन्होंने एकमात्र स्रोत किसको माना है? बुद्धि या कह लो तर्क, है ना, बुद्धि या तर्क को माना। इन्होंने किसको माना? अनुभव को माना, जो कि दोनों के नाम से ही आपको पता लग रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बुद्धिवाद में क्या माना गया? सेकंड पॉइंट यहां पे है, ये फर्स्ट हो गया, है ना। बुद्धिवाद के अनुसार जो यथार्थ ज्ञान है, ठीक है, सत्य है, सार्वभौमिक है, उस ज्ञान का दैनिक जीवन के साधारण ज्ञान से भेद करना आवश्यक है। ठीक है, यहां पे उन्होंने बोला यथार्थ, सार्वभौमिक, सत्य ज्ञान और यूं कह लो, और ज्ञान अलग अलग माना। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे क्या है, इन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो अनुभव वाला ज्ञान है, जो दैनिक जीवन का ज्ञान है, वही यथार्थ ज्ञान है ना। इन्होंने बोला दैनिक जीवन का ज्ञान ही यथार्थ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इन्होंने बुद्धिवाद के अनुसार क्या है कि जो ज्ञान है वो जन्मजात से, मतलब जन्म के समय से ही व्यक्ति के अंदर, ठीक है, व्यक्ति के अंदर मतलब ज्ञान जन्म से ही व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित रहता है। ठीक है, इन्होंने इस चीज का बिल्कुल खंडन किया कि मन में कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला मन में, ये मन है, मन में कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं है, समस्त ज्ञान अनुभव से ही प्राप्त करना होता है।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये इन्होंने बोला। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनका जो अंतर है वो क्या है, बुद्धिवाद क्या मानता है और अनुभववाद क्या मानता है। ठीक है दोस्तों, सो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना। और भी हैं बहुत सारे कि बुद्धिवाद कैसा है हमारा, जो बुद्धिवाद है वो निगमनात्मक है, ये आगमनात्मक है ना। ये निगमनात्मक है, ये आगमनात्मक है। ये भी हम इसमें लिख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया ही है पहले ही, है ना, कि ये आगमनात्मक है। तो बुद्धिवाद क्या है, निगमनात्मक है। ठीक है, इसमें ज्ञान के समय मस्तिष्क क्रियाशील रहता है, इसमें निष्क्रिय रहता है। ठीक है दोस्तों, है ना, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर दोस्तों? तो इतने पॉइंट्स बहुत हैं। ठीक है, ये कितने हो गए, 3 4 5, है ना, 5 पॉइंट्स बहुत है। डिफरेंस को समझिए, मेरा मोटिव था आपको सिर्फ डिफरेंस बताना कि हाँ कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना, डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे किधर, समीक्षावाद, है ना। समीक्षावाद मतलब क्रिटिसिज्म की ओर। ये चलते हैं हम कब, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अरे ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये देखो। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।